नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी वायरल पॉलिटिकल कमेंट्री का डीप डाइव करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पे काफी हलचल मचा दी है। हम इसके एक एक दावे को बिना किसी बायस के बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एनालाइज करेंगे। सोर्स मटेरियल काफी अग्रेसिव है, तो इसके पीछे के नैरेटिव स्ट्रक्चर को समझना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये कमेंट्री अलग अलग मुद्दों पर बहुत तेजी से जंप करती है, इसलिए हमने इन दावों को लॉजिकली 5 हिस्सों में बांट दिया है। कोर थीसिस से लेकर फॉरेन कनेक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लेम्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और आखिर में क्रिएटर की उस बड़ी चेतावनी तक। इससे हमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स चाल को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कमेंट्री की नींव यानी इसके कोर थीसिस की। आखिर इस पूरे आर्गुमेंट का बेस क्या है? कमेंट्री की शुरुआत ही इस बेहद आक्रामक कोट से होती है। यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी को सीधे तौर पर एक पैरासाइट यानी देश के अंदर से खोखला करने वाला इंटरनल सैबोटोर बताया गया है। ये शब्द अपने आप में ही काफी स्ट्रांग है और यहीं से साफ हो जाता है कि आगे का नैरेटिव कितना शार्प और क्रिटिकल होने वाला है। यहाँ से ये नैरेटिव डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से निकलकर सीधा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के एक कॉम्प्लेक्स और अनवेरिफाइड जाल में शिफ्ट हो जाता है, ओमान से लेकर चीन तक। अब इस अलेज्ड कनेक्शन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे क्रिएटर ने इसे लेआउट किया है। शुरुआत होती है ओमान के एक डिप्लोमैटिक कैफे से। क्रिएटर का क्लेम है कि कैफे फराह का मालिक खालिद जमान है। अब ट्विस्ट ये है कि जमान ब्लू 5 कैपिटल्स के बोर्ड पर है और उनके को बोर्ड मेंबर का सीधा कनेक्शन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बताया गया है। सोचिए, एक डिप्लोमैटिक मुलाकात से सीधा सीसीपी तक का लिंक। और इस पूरी थ्योरी की सबसे अहम कड़ी है ये शख्स, फांग फेंगले। क्रिएटर इनका परिचय ऐसे चाइनीज नेशनल के रूप में देते हैं जिनका सीधा लिंक पीएलए और सीसीपी की टॉप लीडरशिप से है। सोर्स का मेन आर्गुमेंट ये है कि ये सब महज कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उनके मुताबिक ये मीटिंग्स बिल्कुल डेलिब्रेट है और एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग का हिस्सा है। आइए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ सोर्स पुराने प्रोटेस्ट को आज के मॉडर्न प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़कर एक विकास विरोधी पैटर्न दिखाने की कोशिश करता है। क्रिएटर का एक बड़ा दावा यह है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और एक्टिविस्ट मेधा पटकर ने मिलकर एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चलाया और इसका नतीजा क्या हुआ। उनका कहना है कि सरदार सरोवर डैम का काम लगभग 30 साल तक अटका रहा। इसे देश की प्रोग्रेस को ब्लॉक करने का एक प्राइम एग्जाम्पल बताया गया है। और फिर इसी लॉजिक को आज के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी पर भी अप्लाई किया गया है। यहाँ एक तरफ इस प्रोजेक्ट की अहम मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक वैल्यू को रखा गया है और दूसरी तरफ उन प्रोटेस्ट को जिन्हें क्रिएटर फेक और सीसीपी द्वारा आदेशित मानता है। बेसिकली क्रिएटर के हिसाब से एक एनवायरमेंटल इशू को नेशनल सिक्योरिटी को रोके रखने के लिए जानबूझकर यूज किया जा रहा है। तो अगर इन सभी दावों को हम इस टेबल के जरिए समराइज करें तो सोर्स का ओवरआर्चिंग थियरी ये बनता है कि ये जो भी डोमेस्टिक एनवायरमेंटल कंसर्न्स दिखाए जाते हैं वो दरअसल एक दिखावा है। उनका कहना है कि असली मकसद विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर देश के विकास को रोकना है ताकि आम जनता और देश की स्ट्रेटेजिक ताकत दोनों वीक रहें। अब अचानक से ये नैरेटिव इंटरनेशनल साजिशों से वापस जमीन पर आता है, यानी स्टेट लेवल पॉलिटिक्स पर, खासकर तमिलनाडु के बदलते गठबंधनों पर। यहाँ बात होती है लॉयल्टी की। सोर्स क्लेम करता है कि कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ अपने 55 साल 55 साल पुराने पॉलिटिकल गठबंधन को बिना किसी झिझक के छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक नया और ज्यादा फायदेमंद अवसर दिख रहा था। इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा को इस टाइमलाइन से समझते हैं। क्रिएटर अलेज करता है कि जैसे ही एक्टर विजय की टीवी के पार्टी एक मेजर प्लेयर बनकर उभरी, कांग्रेस ने अपनी सीट मैथमेटिक्स कैलकुलेट की और एक मिनिस्ट्री पाने की जद्दोजहद में टीवीके को अपने एमएलएज तक ऑफर कर दिए। जाहिर है इस अचानक लिए गए फैसले ने डीएमके लीडरशिप को पूरी तरह हैरान कर दिया। और इस एलेज्ड धोखे का असर यही नहीं रुका। क्रिएटर का दावा है कि डीएमके की लीडरशिप ने तुरंत इन सभी रीजनल नेताओं को कांटेक्ट किया। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, इन सभी को सख्त वार्निंग दी गई कि वो कांग्रेस के साथ एसोसिएट करने से पहले सावधान रहें। अब हम इस कमेंट्री के आखिरी और सबसे इंटेंस हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां क्रिएटर एक सीधी और बड़ी चेतावनी देता है। यहाँ क्रिएटर का साफ कहना है कि डोमेस्टिक नेताओं और ग्लोबल दुश्मनों के बीच जो ये डीप फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कनेक्शन है, इसे एक्सपोज करने के लिए वो अपनी खुद की सुरक्षा को जोखिम में डाल रहे हैं। वो इसे देश पर एक बड़ा और कोऑर्डिनेटेड अटैक मानते हैं और उनका मानना है कि इस पूरे ग्लोबल चेस बोर्ड को बिना नाकाब करना अब बेहद जरूरी हो गया है। तो इन सभी बातों के बाद एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात सामने आती है। आज के इस दौर में जब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लोकल पॉलिटिकल इश्यूज और गुस्से के साथ इतनी तेजी से ब्लेंड किया जाता है, तो वोटर्स के दिमाग पर इसका क्या असर होता होगा। ऐसी हाईली चार्ज और वायरल पॉलिटिकल कमेंट्री का आम जनता तक पहुंचना और अपना प्रभाव छोड़ना वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगे भी गहरे विचार विमर्श की मांग रहती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा ने आपको इन दावों को थोड़ा और बेहतर समझने में मदद की होगी।